गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही जबरदस्त एक डिसीजन आया है वीमेन डिग्निटी के बारे में, तो आपको बताऊंगा वो पूरा क्या केस है। उसके अलावा सेडिशन जो हमारे यहाँ पे सेक्शन है 124 उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी सरकार से कुछ जवाब मांगा था, सरकार ने उसका जवाब दिया है, तो वो बात करने वाले हैं। राइट टू वोट के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसके बारे में बात करेंगे न्यूज में भैया क्यों है, काफी इंपॉर्टेंट है यह भी टॉपिक। आईटी रूल्स के बारे में बात करेंगे, रिपीटेड सा टॉपिक है बट जो स्टूडेंट पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। बेसिकली सरकार जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह है ना, उनको ज्यादा रेगुलेट करना चाहती है, उनके कंटेंट को रेगुलेट करना चाहती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो कोटा दिया गया है 10% वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बात यहाँ पे करेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक है तो ज्यादा डिस्कशन में जाऊंगा नहीं डीपली में। ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल सेक्शन से, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई जो तमिल इंडियंस हैं या फिर तमिल स्पीकिंग जो श्रीलंकन्स हैं, वो इंडिया में जब आते हैं एज ए रिफ्यूजी उनका क्या स्टेटस है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया है। और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी हैं, और जो आपको पता ही है कि एमसीक्यूज यूजुअली मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही लेता हूं, तो आज 2 एमसीक्यूज यहाँ पे डाले गए हैं एंड देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो। बट आगे जाने से पहले देखिए, वीडियो आपने लाइक करना है, आप करते हो वो तो ऑब्वियस सी बात है, साथ के साथ अटेंडेंस भी दे दिया करो कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चलता रहेगा कौन से स्टूडेंट हैं हमारे जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। तो आज कई सारे स्टेट्स का फाउंडेशन डे है, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ के साथ पंजाब। हालांकि पंजाब पहले एग्जिस्ट करता था बट फिर भी हरियाणा से जब पंजाब अलग हो गया तो पंजाब का भी आप मना सकते हो। तो हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है भैया आज फाउंडेशन डे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, आपके स्टेट को एक सेपरेट रिकॉग्निशन या सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या क्या न्यूज है आज। फ्रंट पेज पे जो सबसे पहले एक बहुत 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 ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है गुजरात में, मोरबी में, और छठ मनाने गए हुए थे लोग वहां पे, तो एक ब्रिज था वहां पे, हैंगिंग ब्रिज। जैसे कि आप ऋषिकेश में जाते हो तो वहां पे आपको जो है लक्ष्मण झूला नजर आता है ना, तो वैसा ही एक हैंगिंग ब्रिज था। तो भाई ये क्रैश हो गया, गिर गया और टूट गया, और अभी तक 140 के आसपास लोग इसमें मतलब कंफर्म रिपोर्ट है कि इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं, हो सकता है नंबर आगे और भी बढ़ जाए। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जब अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है वो ये आई है कि कंपनी है भैया गुजरात बेस्ड और ओरेवा नाम है उस कंपनी का। यूजुअली ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है और घड़ियां बनाती है, क्लॉक्स बनाती है, दीवार वॉल क्लॉक्स वगैरह बनाती है। इसको ठेका दिया गया, इस कंपनी को अभी तक पुल वगैरह बनाने का कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। क्यों दिया गया इसको, किसने मंजूरी दिया एंड ऑल दैट, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। कुछ लोगों को अरेस्ट यहाँ पे किया गया है, जिन लोगों की डेथ हुई है उनको भी कंपनसेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन भाई ये कंपनसेशन वगैरह से इंसान तो वापस नहीं आता ना यार। मतलब आपने करप्शन किया, आपने एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पिछले कितने महीनों से वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, फिर भी आपने इतनी घटिया परफॉर्मेंस वहां पे दी, इतनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल आपने यूज किया, उसकी सेफ्टी का आपने ध्यान नहीं रखा और आपका पुल गिर गया। तो मतलब करप्शन ना घुसा हुआ है भाई सिस्टम के अंदर, है ना। ये तो ऐसे केस हैं जो सामने आ जाते हैं यार, कितने केस ऐसे, कितने पुल ऐसे बने होंगे, कितनी सड़कें, कितने बिल्डिंग्स ऐसी बनी होंगी जहां जो सामने आती ही नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है। बाकी आप सिस्टम में एंट्री करो और बेटर करो चीजों को, ठीक है, हम सबकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी बनती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू 2 फिंगर टेस्ट ऑन द रेप सर्वाइवर्स। बेसिकली ये केस ना छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना केस है, बहुत पुराना इन द सेंस कि 2004 का केस है ये। उसमें क्या हुआ, एक राक्षस था और उसने एक टीनेजर का रेप करने की कोशिश की, और जब टीनेजर ने मतलब रजिस्ट किया तो उसको जला दिया गया और बाद में हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो गई। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी, बात ये हो गई कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने उस लड़की के ऊपर 2 फिंगर टेस्ट किया ये देखने के लिए कि क्या उसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और बाद में उस लड़की की डेथ भी हो गई। तो ये केस काफी पुराना है, 18 साल पुराना केस है,
और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन जब ये केस अभी दोबारा उठ गए हैं इस तरह के केस, तो 2 फिंगर टेस्ट को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कंप्लीटली बैन नहीं लगाया गया है। तो 2 फिंगर टेस्ट तब किया जाता है दोस्तों जब किसी कोई रेप सर्वाइवर होती है या फिर किसी वीमेन की वर्जिनिटी चेक की करनी होती है, तो 2 फिंगर टेस्ट या 3 फिंगर टेस्ट किया जाता है। और ये बिल्कुल भी एक मेडिकल प्रोसीजर ऐसा नहीं है, प्रूवन मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, तो इसको फिर भी किया जाता है, तो इट इज कंप्लीटली इलीगल। और इतना ही नहीं, ये एक वीमेन की डिग्निटी, उसकी प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा वायलेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो मतलब कोई रेप सर्वाइवर है, ऑलरेडी कितनी ट्रोमेटाइज्ड होती है वो वीमेन, फिर भी आप उसके ऊपर इस तरह का टेस्ट कर रहे हो दोबारा से, तो ये तो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट ही हो गया ना पूरे का पूरा, उसको दोबारा से आप विक्टिम बना रहे हो। ठीक है, वो पहले से ही परेशान है, फिर इस तरह की चीजें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो आदमी 3 फिंगर टेस्ट करेगा या करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो एक गिल्टी होगा और उसके ऊपर खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जाएंगे। तो ये कुछ केस आया है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा जो सेक्शन 53A है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह किए जाएंगे और ये सारे प्रोसीजर्स वगैरह को इंक्लूड किया जाएगा एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो लेट्स सी इसमें फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। बाकी ब्राजील के अंदर इलेक्शन हुए थे, इसके पहले हम लोगों ने 3-4 दिन पहले बात किया था ब्राजील में क्या रहता है। ब्राजील में जो मिस्टर बोल्सोनारो थे, ठीक है, बोल्सोनारो जो कि अभी प्रेसिडेंट थे वहां पे, उन्होंने कहा था कि भैया वो उनको सिर्फ उनकी डेथ ही उनको पद से हटा सकती है, या फिर फेक इलेक्शन, फोर्ज इलेक्शन, अदरवाइज वो पद से हटने वाले हैं नहीं। तो वहां पे इलेक्शन हुए थे। ब्राजील की खास बात यह है कि ब्राजील में भी इंडिया की तरह बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन है, ईमानदारी से काम करता है। और नए जो भाई वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है मिस्टर इनेसियो लूला, और ये पहले भी रह चुके हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट और बहुत पॉपुलर थे, लेकिन बीच में इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस वगैरह लग गए थे और ये जेल में भी रहे काफी दिनों तक। वो ये बाहर वापस आए हैं और इलेक्शन लड़ा और दोबारा से जीत गए हैं। और दोनों के थॉट प्रोसेस में काफी फर्क है। मिस्टर जो ये बोल्सोनारो थे ये बिल्कुल राइट विंगर हैं, और मिस्टर जो लूला है ये थोड़े से लेफ्ट विंगर हैं। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग का चल रहा है वहां पे भी पूरा मामला। अब देखता है फ्यूचर में क्या होगा। फिलहाल तो मिस्टर बोल्सोनारो ने उनकी जीत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बेसिकली उनको फोन वोन करके बधाई नहीं दी है, और पता नहीं आगे क्या एक्शन लेंगे। तो मिस्टर लूला को वोट मिली है 50.9% और मिस्टर बोल्सोनारो को वोट मिली है 49.1%। तो थोड़ा सा ही फर्क है वोट में, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, बट एनीवेज जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 10 करोड़ वोटों से हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आगे देखते हैं ब्राजील में क्या होगा। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया थोड़ा सा। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है सुप्रीम कोर्ट से ही। एक्चुअली बात ये थी कि सेडिशन, इंडिया में बहुत सारे लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए जा रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल वगैरह डाली गई कि भाई साहब ये जो हमारे पास सेडिशन है, सेक्शन है जो हमारे आईपीसी के अंदर 124A, इसका बहुत ज्यादा सरकार मिसयूज करती है। तो हुआ ये मामला चल रहा था काफी दिनों से। तो मई में, इसी साल मई 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गाइडलाइन दिया, ये डायरेक्शन दिया कि किसी भी नए केस के ऊपर सेडिशन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो बेसिकली मई के बाद से अभी तक कोई भी सेडिशन चार्ज नहीं लगाया गया। हालांकि जो पुराने केस चल रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स चलते ही रहेंगे। तो वो मामला जाते जाते अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था सरकार को कि हमारे पास जो आर्टिकल 124A है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएं। तो देखो मई की बात हो गई है, कितने महीने हो गए हैं। तो अभी सरकार से जवाब मांगा गया था कि भाई साहब बताओ क्या किया आपने उस पे। सरकार ने उस समय ये कहा था कि हम लोग सर आपके सेडिशन, आपके मतलब आपने जो डायरेक्शन दिया है ना उसके बेसिस पे एक्शन लेंगे और हमारे आईपीसी के अंदर चेंजेस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, बताओ भैया आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो जैसा कि यूजुअली सरकार का जवाब होता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, पता नहीं भाई कितना समय लगेगा स्टडी करने में। तो सरकार ने यह कहा है कि विंटर सेशन जब होगा अभी पार्लियामेंट का, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और वो सबके सामने आ जाएंगे। तब तक तो किसी के ऊपर सेडिशन चार्ज लग ही नहीं रहा है। हालांकि जो दूसरे वकील थे मिस्टर कलीसेवरन जी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि भैया ब्रिटिश जमाने का कानून है, ये काला कानून है और इसको हटाया जाए। और सिर्फ वही इसको काला कानून नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे गांधी जी और उसके बहुत सारे नेहरू जी, उनके खिलाफ भी सेडिशन चार्जेस लगते रहे हैं ब्रिटिश टाइम के दौरान।
उन्होंने भी इसको काला कानून ही कहा है, लेकिन यू नो वेरी वेल के आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसको अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू रखा है। तो ये है थोड़ा सा सेडिशन चार्जेस के बारे में। बाकी थोड़ा आगे इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, हालांकि ये रिपीटेड सा ही कंटेंट है। सेडिशन चार्जेस, देखिए सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है राजद्रोह और एक होता है देशद्रोह। देखिए देशद्रोह तो ऑब्वियसली किसी भी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन राजद्रोह इज अ डिफरेंट। राजद्रोह दोस्तों तब होता है जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हो, देशद्रोह तब होता है जब कंट्री के अगेंस्ट में बोलते हो। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 124A का मिसयूज किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं। अरे भैया सरकार तो टेम्परेरी होती है ना, और ये तो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होती है सरकार के अगेंस्ट में बोलना। हर किसी को बोलना चाहिए सरकार के अगेंस्ट में। आपने सरकार को चुना है तो आपको अधिकार है सरकार की कमियां निकालने का। हाँ, देश इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। देश के खिलाफ आप ऐसा सच नहीं बोल सकते हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसी बात नहीं है कि आज का कानून नहीं है, बहुत पुराना कानून है। आप हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सब ब्रिटिश से ही लिया गया है। तो इसको भी हम लोगों ने ब्रिटिशर से ही लिया था। और 124A सेक्शन को इंडिया के आईपीसी में 1870 में ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर जेम्स स्टीफन। तब से लेके आज तक हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर ये बना हुआ है। हालांकि ब्रिटेन ने इसको हटा दिया है, बट हम लोग अभी भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सेडिशन का मतलब देखिए, वैसे तो ये काफी वेग स्टेटमेंट है, बहुत क्लैरिटी इसमें है नहीं। बट क्या मतलब होता है सेडिशन का? इसका मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी इंसान, बाय वर्ड्स, इधर बाय स्पोकन और रिटन, बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। मतलब कोई इंसान जब किसी के खिलाफ कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, या कोई म्यूजिक बनाता है, कुछ भी करता है जिसकी वजह से हेट्रेड फैलता है, कंटेम्प्ट फैलता है, या फिर आप किसी के सेक्शन के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट करते हो, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट करते हो, तो भाई उसको सेडिशन माना जाएगा और आपके खिलाफ सेक्शन 124A के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड है ना, इसको सरकार बहुत मिसयूज करती है। देखिए आप कुछ भी, मान लो आपने फेसबुक पे कुछ आर्टिकल लिखा, कुछ आपने पोस्ट लिखी, इंस्टाग्राम पे कुछ बोला, कोई म्यूजिक बनाया, आपने सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं हो, ठीक है, तो सरकार आपके ऊपर सेडिशन डाल देगी। और इसमें दिक्कत यह है कि जो सेडिशन आपके पास लगाया जाता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। भैया आपको बेल भी नहीं मिलेगी। इवन 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको यहाँ पे हो सकती है। और एक बार आपके ऊपर सेडिशन चार्ज लग जाते हैं ना भैया, आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो बहुत बार इसका मिसयूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको समझा है इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा टाइट हो गया है सरकार के ऊपर अभी। और लेट्स सी क्या होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सेडिशन इस 124A को कंप्लीटली रिमूव कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। बाकी सरकार इसके अंदर क्या चेंजेस करती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। तो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 124A को, क्योंकि हम सबकी लाइफ को इंपैक्ट करता है ये। अब मान लो मैं अभी डीएनए कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ बोल दूं सरकार के खिलाफ, और भाई आप जाके कंप्लेंट कर दो गवर्नमेंट में, देखो सितेंद्र सर ने ऐसा ऐसा करके बोला है, और मेरे खिलाफ सेडिशन चार्ज लग जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, सरकार मिसयूज कर सकती है। तो इसीलिए इसका देखा जाना जरूरी है। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट टू वोट का लेके एक यूपीएससी में सवाल ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि आपको पता ही है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था भाई पहले तो कि भैया जो वो राइट टू वोट है वो कौन सा कानून, वो अधिकार है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो लीगल राइट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर वो ह्यूमन राइट है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन था। तो एक्चुअली राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि हमारा सेक्शन आर्टिकल 326 के तहत हमें दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये सवाल वो नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो अलग है। वो ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इंडिया की जेलों में बहुत सारे लोग जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं, और वो जेलों में बेचारे बंद पड़े हुए हैं 6 महीने से, साल से, 2-2, 3-3, 4 साल से। इंटरेस्टिंगली इंडिया में 75% जो लोग जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं ना, वो अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी के खिलाफ आरोप लगाया तो पुलिस आपके आरोप के बेस पे उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके खिलाफ प्रॉपर ट्रायल नहीं चलता है कोर्ट के अंदर, उसे अंडर ट्रायल कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट फाइल होती है, आपके खिलाफ एविडेंस जो है कलेक्ट किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, उसके बाद प्रॉपर आप कोर्ट में जाते हो। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, सिर्फ इस बेसिस पे आपके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
उन्हें कहते हैं अंडर ट्रायल्स। अब सोच के देखिए भाई, जो लोग अंडर ट्रायल हैं वो जरूरी थोड़ी है कि वो क्रिमिनल हों, क्योंकि जब तक आपके खिलाफ क्राइम सिद्ध नहीं होता है तब तक आप इनोसेंट माने जाते हो। तो अंडर ट्रायल लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये तो गलत बात है। हो सकता है वो आदमी इनोसेंट हो, तो आप उससे वोट देने का अधिकार कैसे छीन सकते हो? तो ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है कि भाई साहब, जो अंडर ट्रायल लोगों के ऊपर आपने ब्लैंकेट बैन लगाया है, इवन जो लोग कन्विक्ट भी हैं, ठीक है, जो आप लोग अपना सेंटेंस पूरा कर चुके हैं, तो आप उनको वोट का अधिकार क्यों नहीं देने दे रहे हो? वोट का अधिकार तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। अब इस पे देखना रहेगा इंटरेस्टिंगली क्या रहने वाला है। हमारा जो सेक्शन 62(5) है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो कहता है दैट नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड टू प्रिजन whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or is in the lawful custody of the police। मतलब इनका ये कहना है कि अगर कोई इंसान किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है, अगर वो जेल में बंद है तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा। तो अब इसके खिलाफ भी हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइल किया गया है PIL कि इस सेक्शन को कंप्लीटली हटा दिया जाए। अब देखना ये रहेगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट राइट टू वोट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे पार्ट 3 के अंदर नहीं आता है। तो आर्टिकल 326 ये कहता है कि इंडिया में जिसकी भी एज 18 साल से प्लस है तो उसको वोट देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि 1950 में हम लोगों ने यूनिवर्सल सफरेज वाला सिस्टम एडॉप्ट किया था। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसमें वोट की एज 21 ईयर से घटा के 81 ईयर्स कर दी गई थी। और ये वही समय था जब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर पहले एक कमिश्नर हुआ करते थे, फिर बाद में 2 और ऐड कर दिए गए थे, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होते हैं दोस्तों, वो सभी को बराबर नहीं होते हैं, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट के ऊपर हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है IT रूल वाला, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने टॉपिक काफी बहुत अच्छे से किया था, इस साल भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बट कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है कि जो IT रूल 2021 में चेंजेस किए गए थे सरकार के द्वारा, वो कौन कौन से चेंजेस थे, इसके बारे में ही बेसिकली घुमा फिरा के आज फिर से एक यहाँ पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है। हल्का सा वो कुछ ना कुछ बता देता हूं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने, बाकी उसके बाद आप वो जाके कंटेंट पढ़ोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया में, ये पूरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया वो लोगों के ओपिनियन को इम्पैक्ट करता है। वो जमाना गया भाई, जब लोग दूरदर्शन देखते थे, विविध भारती रेडियो सुनते थे, राइट, और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो जमाना गया। अब लोग जो है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते भी हैं, इंफॉर्मेशन देते भी हैं, न्यूज़ को एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कंटेंट ना आए जो हेट्रेड फैलाता हो, जो फेक न्यूज फैलाता हो, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, राइट। उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते ये कह के कि भाई साहब मैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म हूं, उन लोगों को पकड़ो जो कंटेंट डालते हैं। सरकार जो है बेसिकली उनको रेगुलेट करने की बात यहाँ पे कर रही है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में तो काफी हंगामा भी हुआ था इस चीज को लेके। हर जगह पे ये चीजें की जा रही हैं, राइट। जमाना बदल गया है भाई, कानून भी बदले होने चाहिए। तो सरकार ने पिछले साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 रूल्स रिलीज किए थे, और उसके बाद सरकार ने फिर कुछ ड्राफ्ट अमेंडमेंट वगैरह भी लेके आई थी सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। तो उसी की बेसिकली कंटिन्यूएशन है। इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली कुछ चीजें को मैं हल्का फुल्का बता देता हूं, बाकी आप थोड़ा जाके देख सकते हो। इसमें ये कहा, अच्छा इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं आजकल सोशल मीडिया वगैरह, और कई बार लोग जो है किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, लिख देते हैं, डिफेम कर देते हैं, हेट फैला देते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट तो इसकी है। व्हाट आर द एडिशनल ऑब्लिगेशन प्लेस्ड ऑन द SMI? SMI का मतलब है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी डाली गई है?
वो जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है। पहली जिम्मेदारी उनको पर ये डाली गई है कि भाई कोई आदमी अगर किसी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालता है, डिस्प्ले करता है, शेयर करता है, तो उसकी प्रॉपर कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, जो यूजर हैं सोशल मीडिया के, उनको अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, मान लो आपने फेसबुक पे अकाउंट बना दिया, आप अकाउंट बना के मस्त यूज करते हो, लेकिन फेसबुक आपको कभी नहीं बताता है कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं। मान लो कल को किसी ने आपके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर डाल दी फेसबुक के ऊपर, तो आपके पास क्या अधिकार है उस पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने का, ये फेसबुक आपको नहीं बताता है। तो एक तो उनको ये बताना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, कंटेंट को रेगुलेट करने की, कंटेंट को मॉडरेट करने की, वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। अभी तक क्या होता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उनकी जो कंटेंट मॉडरेशन की पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है। बेसिकली वो कभी भी बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पोस्ट डाला, अब ये फेसबुक थोड़ी ना उसको चेंज करेगा यार। तो उनका ये कहना है। बाकी इन्होंने और कुछ कुछ यहाँ पे ये भी कहा है कि भाई अगर कोई कंटेंट वहां पे डाल देता है तो उसको रिमूवल करने का क्या प्रोसीजर होता है। यूजली क्या होता है, जब पिछले साल जब 2021 के अंदर रूल्स आए थे, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई आदमी के खिलाफ कोई पोस्ट डाली जाती है, या सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट डाली जाती है, किसी नेता वेता के खिलाफ कोई पोस्ट डाली जाती है और कंप्लेंट आती है अगर, तो 72 आवर्स के अंदर उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, राइट। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो आदमी कोर्ट के अंदर जा सकता है, राइट। तो लेकिन कोर्ट के जाने का प्रोसीजर तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। तो इन्होंने ये कहा फिर सरकार ने कि हम लोग एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाएंगे। मतलब अगर मान लो आपके खिलाफ कोई पोस्ट आ गई है और वो आप उसके खिलाफ आपने सोशल मीडिया पे कंप्लेंट किया, मान लो फेसबुक पे आपने कंप्लेंट किया और फेसबुक ने अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो कोर्ट में जाने से पहले आप इस ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास जा सकते हो, जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई है। उसके खिलाफ फिर सरकार जो है कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर आप वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। ये जो है प्रॉपर प्रोसीजर है। देखिए, पिछले साल जब सरकार 2021 के अंदर ये रूल्स लेके आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में एक ग्रीवेंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। उससे पहले फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया में सिचुएटेड नहीं था, इंडिया से बाहर हुआ करते थे। अब आपने कंप्लेंट कर दी, 72 आवर्स तक आपने वेट किया, कार्रवाई उसके ऊपर हुई नहीं, फिर आपने 15 दिन तक और वेट किया, कार्रवाई उसके ऊपर हुई नहीं, आप क्या करोगे भाई बताओ। और फेसबुक आपकी कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लेता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये फेसबुक के द्वारा बताया नहीं जाता है। तो उनकी आपकी रिपोर्ट का क्या हुआ, एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, अगर एक्शन लिया गया है उसके पीछे क्या बेसिस है, क्या रीजनिंग है, वो सब फेसबुक वगैरह के द्वारा नहीं बताया जाता है। तो उस मामले को पूरा लेके अभी सरकार थोड़ा सा और टाइट हो गई है, तो इन्होंने एक अपीलेट कमेटी भी बना दी है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई इससे क्या होगा, इवन इससे जनता की प्राइवेसी को नुकसान होगा। कैसे? देखो, अभी तक फेसबुक आपके कंटेंट को नहीं पढ़ता है, ऐसा फेसबुक का मानना है। फेसबुक अभी तक आपके कंटेंट के ऊपर रेगुलेटर के रूप में नजर नहीं रखता है। आपको पूरी फ्रीडम है, आपकी प्राइवेसी को पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन सरकार के नए रूल्स आने के बाद फेसबुक की मजबूरी बन जाएगी आपके कंटेंट को पढ़ना, आपके कंटेंट को रेगुलेट करना और आपके कंटेंट की स्क्रूटिनी करना। तो कहीं ना कहीं जो यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो इसे पूरे रूल का जो पर्पस है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, वही पर्पस डिफीट हो रहा है। सोच के देखिए, अगर फेसबुक आपके व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ रहा होगा तो आपकी प्राइवेसी का कितना वायलेशन हो जाएगा यार। सेम इन द मैटर ऑफ फेसबुक, ट्विटर वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह जितने प्लेटफॉर्म होते हैं। तो लेट्स सी इसमें अंदर क्या होगा। अभी तो मामला काफी खींचने वाला है ये, तो आगे थोड़ा इसको जाके डिटेल में देखेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और एडिटोरियल आया है आज, वो है EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2019 के अंदर, जिसमें उनको 10% का कोटा दिया गया है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। कुछ भी नया इसमें नहीं है, बट अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी लीगल टर्म्स इसके अंदर ऐड की गई हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं, ना हमारे यूपीएससी के लिए उतना रिक्वायर्ड होता है। हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो हम लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो बात यह है कि भैया हमारा जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है, उनको अमेंडमेंट किया गया
और इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दो नए आर्टिकल जोड़े गए फंडामेंटल राइट्स के अंदर। एक है आर्टिकल 15(6) और एक है आर्टिकल 16(6), जिसके तहत उन लोगों को जॉब्स के अंदर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर 10% का कोटा दिया गया जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, मतलब गरीब हैं। यहां पे गरीब और वीक में फर्क है भाई। गरीब तो वो होता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, लेकिन कमजोर वो हो सकता है, कमजोर तो कोई भी हो सकता है। सरकार ने कहा कि 8 लाख रुपए पर ईयर अगर आपकी फैमिली इनकम है इससे कम तो आप इकोनॉमिकली वीकर हो। गरीब नहीं बोला एक तरह से, गरीब अलग होता है। गरीब वो होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है भाई, जिसके खिलाफ घर, जिसकी इनकम बहुत कम है, खाने को दाना नहीं है हाथ में, बैंक में पैसा नहीं है उसके पास जॉब्स नहीं है, वो होता है गरीब आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप सोच के देखिए भाई, किसी फैमिली में 8 लाख रुपए हर साल, यानी कि उसकी सैलरी कितनी हो गई, सोचने की बात है। तो 70-75 हजार महीना अगर कोई आदमी कमा रहा है तो आप उसको भाई गरीब कैसे बोल सकते हो। इंडिया में लोगों की इनकम कितनी है भाई, फैमिली इनकम, सालाना इनकम लोगों की इंडिया में मोस्टली लोगों की 2 लाख 3 लाख से ज्यादा है नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप 8 लाख वो लोगों को कैसे गरीब बोल रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वैसे भी जो रिजर्वेशन दी जाती है, इंदिरा साहनी केस में साफ साफ कहा गया था कि रिजर्वेशन का पर्पस इकोनॉमिकल नहीं है भाई। रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाना नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना, उनको अपलिफ्ट करना। तो इंदिरा साहनी केस में जो बात बोली गई थी, ये तो उसका डायरेक्ट वायलेशन हो गया ना। आप इकोनॉमी के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हो, और अगर आपको इकोनॉमी के बेसिस पे देना ही है तो आप कम से कम उनको दो ना जिनकी सालाना इनकम 3 लाख है या उससे कम है, जिस फैमिली की इनकम, वो एक्चुअली गरीब हैं। 8 लाख वाला आदमी गरीब, मेरे तो पल्ले ये बात नहीं पड़ रही है। और वैसे भी पूरा जो रिजर्वेशन का बेसिस है उसको तो इवैल्यूएशन कर ही रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट में भी है। इंदिरा साहनी वाला जो केस हुआ था उसके अगेंस्ट में भी है, और रिजर्वेशन की पूरी फिलॉसफी के अगेंस्ट में है। ये 10% का जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। हालांकि सरकार के अपने आर्गुमेंट यहाँ पे डेफिनेटली हैं और सरकार उसके बेसिस पे यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि भाई सरकार किसी भी वीकर सेक्शन को प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए रिजर्वेशन दे सकती है। और जहां तक ये 10%, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था ना, 50% का जो है लक्ष्मण रेखा त्याग की गई थी कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बट उसी केस में इंदिरा साहनी में यह भी कहा गया था एक्सेप्शनल केसेस में 50% की लिमिट को तोड़ा जा सकता है। तो सरकार उसी एक्सेप्शन केस का यूज यहाँ पे कर रही है। एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जब आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मान लो गरीबी के बेसिस पे दे भी रहे हो, तो भाई इसमें आपने ओबीसी को क्यों नहीं यूज किया, इसमें आपने एससी और एसटी को क्यों इग्नोर कर दिया? क्या ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं क्या? क्योंकि अगर पहले ओबीसी एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो तो सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया गया है ना, वो तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया गया है, वो इकोनॉमी के बेसिस पे थोड़ी दिया गया है। तो जब आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें इनको क्यों इग्नोर किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा डेफिनेटली अभी। और सुनवाई करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये कोटा रहेगा तो क्या इसमें ओबीसी एससी एसटी को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बहुत सवाल है जो कि आने वाले टाइम में हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब पॉलिटी वाले सेक्शन से ही जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2018 और 2022, यानी कि लास्ट ईयर ही, इसी साल जो है वो पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो आपको ये बताना है रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। दूसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2022, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and the Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। एक तो आपको ये बताना है सवाल। According to Constitution of India, Attorney General of India submits its resignation when the government which appoints him resigns। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। आसान लग रहे होंगे लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो इतने आसान है नहीं, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। बाकी रिजर्वेशन को लेके इंडिया में टाइम टू टाइम बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दी गई है। तो ये सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए आपके मैंने यहाँ पे डाला है ब्राउनी पॉइंट्स में,
ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो। 51, 92, 2006, 2018, 2019 कुछ केस आपको जो है आपके एग्जाम वगैरह में कोट करने के काम आएंगे, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पाथवे टू सिटीजनशिप फॉर द इंडियन ओरिजिन तमिल्स, ये पूरा मामला क्या है आपको बताता चलता हूं। ये बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन है आज का। देखिए ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जैसे इंडिया में चाय और कॉफी इंट्रोड्यूस की थी, उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका के अंदर भी जो है कॉफी प्लांटेशन और टी प्लांटेशन शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे इंडिया से तमिल लोगों को, तमिलनाडु से वो श्रीलंका में लेके गए थे ब्रिटिशर्स एज इंडेंचर्ड लेबरर्स। तब से लेके अभी तक वो लोग श्रीलंका के अंदर ही रह रहे हैं। वो लोग जो श्रीलंका के अंदर गए थे उनके पास एज सच कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे अपनी सिटीजनशिप को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब बात यही कि 47 में जब यह आजाद हो गया श्रीलंका, और अब उन लोगों का क्या होगा। श्रीलंका में 1947 में जब आजादी हुई तो श्रीलंका में एक नेशनलिज्म की मूवमेंट चली, जिसमें सिन्हलीज लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। वहां पे जो मतलब बुद्धिस्ट लोग हैं, सिन्हलीज लोग, उनको प्रेफरेंस दिया गया, बाकी सभी लोगों को इग्नोर कर दिया गया, खासकर तमिल्स को। तो तमिल लोग आइसोलेटेड हो गए, उनको जॉब्स के अंदर अधिकार नहीं है, उनको एजुकेशन के अंदर अधिकार नहीं है, तो उनका स्टेटस लगातार डाउन होने लगा तमिल्स का। तब से लेके बहुत सारे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो इंडिया की तरफ आने लगे और इंडिया में वो रह रहे हैं आज भी। 30,000 के आसपास इंडियन ओरिजिन तमिल्स इंडिया में आज रह रहे हैं, बट उनको इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं मिला है, और श्रीलंकन सिटीजनशिप तो उनके पास उनको पहले ही डिक्लाइन कर दिया गया था। तो दे आर एक्चुअली स्टेटलेस पीपल, ना भैया वो इंडिया के हैं ना वो श्रीलंका उनको एक्सेप्ट कर रहा है। ये मामला पूरा सरकारों के बीच में चल रहा था। फिर 1964 और 1974 में दो पैक्ट किए गए, दो पैक्ट किए गए, संधियां की गई बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, जिसमें श्रीलंका गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी श्रीलंका के अंदर जो लोग श्रीलंका में इतने समय से रह रहे हैं। तो ये बात पूरी की पूरी चली थी, बट इंडिया की सरकार ने भी सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने एक डेट रख दी थी 1983। तो जो लोग इंडिया में श्रीलंका से आए हैं 1983 से पहले, उनको तो सिटीजनशिप हम लोगों ने दे दिया, लेकिन जो 83 के बाद में आए हैं उनको सिटीजनशिप हम लोगों ने नहीं दिया। बट जो तमिल और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे वो 83 के बाद ज्यादा बढ़ गए, जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या भी हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, वो लिट्टे विट्टे वाला जो केस हुआ था। उसके बाद इंडिया में जो भी लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। अभी तक वो लोग इंडिया में ही रह रहे हैं और उनको मतलब स्टेटलेस पीपल हैं। तो उनका क्या स्टेटस होना चाहिए फ्यूचर में, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात, अभी अगर आप सिटीजनशिप नहीं हो तो आपको बहुत सारी वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप एडमिशन वगैरह कहीं जाके नहीं ले सकते हो, राइट। गैस के सिलेंडर मिलना एंड ऑल दैट, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो वो अब यहाँ पे दो केस हुए। पहला केस 2019 में हुआ, ठीक है। ये दूसरा केस भी जो है 2019-20 में हुआ, अभी रानी एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग तमिलनाडु से आए हैं या जो तमिल ओरिजिन, इंडियन तमिल ओरिजिन से आए हैं, सरकार को उनको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। एक तो उन्होंने ये आर्गुमेंट यहाँ पे दिया है, क्योंकि सर उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सरकार ने जो किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई जो हिंदूज आते हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, लेकिन इसके अंदर श्रीलंकन तमिल इंक्लूड नहीं है कानून के अंदर। बट कोर्ट ने यह कहा कि इसी कानून के अंदर श्रीलंकन तमिल्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जो कि इंडिया में एज अ रिफ्यूजीज रह रहे हैं। तो ये है पूरे का पूरा मामला, ठीक है। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग मामला बना रहेगा डेफिनेटली। क्या सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इनको इंक्लूड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे ही मामले जो है अरुणाचल प्रदेश से भी आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा ट्राइब रहती हैं, जो कि 1962 या उससे पहले जो बांग्लादेश से, बेसिक बांग्लादेश से आए थे वो लोग, 1971 के बाद से बहुत सारे लोग आए हैं, उनको भी अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला है। चकमा ट्राइब्स में कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं सिटीजनशिप को लेके। उसके अलावा जो लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इंडिया में आए हैं
जो बहुत समय से आ रहे हैं, आज भी आते हैं, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिला है। तो ऐसी कई सारी कम्युनिटी हैं इंडिया में। तो अगर ये तमिल वाला इशू सोल्व होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे समय ही बताएगा, बट यस हमें इन इश्यूज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। तो यही था इस एडिटोरियल में। कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, बाकी जितना हो सकता था हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। आई होप इस इशू को थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे क्या है पूरा मामला। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी मतलब आगे बढ़ने कुछ है नहीं, बट इट इज जस्ट अ कोट विच इज सेड बाय विलियम क्रॉफर्ड। उन्होंने कहा बीइंग द स्टूडेंट इज इजी, लर्निंग रिक्वायर्स एक्चुअल वर्क। मतलब आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू तो कर दिया है, आपने क्लासेस करना शुरू कर दिया है, दिस इज द इजीएस्ट जॉब, you have become now a student of UPSC, बट एक्चुअली जो प्रोसीजर है ना, जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो इसके बाद शुरू होता है। बीइंग ए स्टूडेंट इजी बट लर्निंग रिक्वायर्स एक्चुअल हार्ड वर्क। क्लास में आना तो आसान है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना, बुक्स पढ़ना, डिसिप्लिन फिक्स करना, वो डिफिकल्ट है। That is the actual hard work and this actual hard work provides you actually end result। तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है। मार्केट में आपको लाखों लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अरे भाई तैयारी करना अलग बात है, उस तैयारी के लिए क्या प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो जो सीखना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो मेहनत करते रहो, लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। प्रोसेस काफी स्लो है, लर्निंग हमेशा स्लो ही होती है, बहुत फास्ट लर्निंग नहीं होती है, और उसके तहत से बढ़ते रहेंगे। वो यहाँ पे कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं, उनको अगर आप टाइम लगे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत कुछ खास इसमें दमदार चीज मुझे लगी नहीं। एक तो एडिटोरियल आज पूरा वो ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में ही है जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मनरेगा के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।